हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। आज हम बात करेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन के बारे में। देखिए, पहले इसको समझते हैं। सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि हम कोई चीज़ जो है वो क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब क्या ज़रूरत पड़ी हमें कि हम ये चीज़ जो है वो पढ़ रहे हैं। समझिएगा, मैं आपको इसको FM से थोड़ा लिंक करके समझाता हूँ। मान लीजिए एक कंपनी है X और एक कंपनी है Y, ठीक है। X जो है वो क्या करती है, इस तरीके से कमाती है 5, 10, 15 या फिर इसको 5, 20, 15, 10, 5, 10, 15, 20 और कितने हो गए, एक और कर देते 25। एक कंपनी ये है और एक कंपनी जो है वो है Y कंपनी, जो है इस तरीके से कमा रही है 15, 15, 15, 15 और 15। तो हमें क्या पता करना था कि हम X में इन्वेस्ट करें या Y में पता करें। तो हम क्या करेंगे, मीन निकालेंगे। मीन निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, सिग्मा X चाहिए। यहाँ भी क्या चाहिए, सिग्मा X चाहिए। तो जब सिग्मा X की बात करें 20 और 5 25, 30, 40, 50, 60, 70 और 75, 75, 15, 30, 45, 60 और 75। यहाँ पे कितना हुआ, 75। हम कैलकुलेट कर लेते हैं X बार, क्योंकि अर्थमेटिक मीन ही नॉर्मली यहाँ यूज होता है। 75 डिवाइडेड बाय हमने किया 5। वेटेड हमने लिया नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी तरीके का अपने को सीक्वेंस नहीं नज़र आ रही थी। सॉरी। तो ये आ गया अपना 15, ये आएगा ना, हाँ 15 आ गया। और यहाँ जो है वो कितना आ गया, X बार इज इक्वल टू 75/5, कितना आ गया, 15। अगर आप X बार के हिसाब से डिसीजन लेते हैं, रिटर्न के हिसाब से, X बार मतलब रिटर्न, आपको ये जो है कंपनी के रिटर्न दे रखे हैं कि भाई रिटर्न कितना है। तो हमने कहा कि X का ऑन एन एवरेज रिटर्न है 15% और Y का ऑन एन एवरेज रिटर्न है 15%। मतलब क्या हुआ, इस रिटर्न के हिसाब से कहना चाहता है ये कि आप चाहे X कंपनी में इन्वेस्ट करो या आप Y कंपनी में इन्वेस्ट करो, आपको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनकम के केस में आपकी इनकम इतनी होगी। अब अगर कोई आदमी इतना ही पढ़ा हो तो वो क्या करेगा, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है X और Y। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ रिटर्न देख के आप डिसीजन ले सकते हैं क्या? सिर्फ आप रिटर्न देखें और डिसीजन लें, क्या ये डिसीजन सही होंगे क्या? समझिएगा, आपके पास अलग अलग कैरियर अपॉर्चुनिटी। आप क्या कह रहे हैं, कोई रिस्क ना लें, कोई एग्ज़ाम फॉर्म ना भरें, ठीक है, नॉर्मल अपनी ग्रेजुएशन करें और बैठ जाएं। तो रिस्क क्या है वहाँ पर, कम है, तो रिटर्न क्या होगा, कम होगा। क्लियर है, समझ पा रहे हैं बात? आपने क्या किया, रिस्क ली। किसकी रिस्क ली कि भाई आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, और वो भी आपने मान लीजिए अप टू 2nd क्लास तक के आपने रिस्क ली, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, आपकी रिस्क जो है वो थोड़ी बढ़ जाएगी, तो रिटर्न भी आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा। मतलब रिस्क कैसे बढ़ गई कि सर एग्ज़ाम देंगे तो उसके अंदर बहुत सारे लोग एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, उसमें हम क्लियर करेंगे या नहीं करेंगे, ये रिस्क है। और क्लियर कर लिए तो वहाँ पर रिटर्न भी है, सरकारी नौकरी, आपको पैसा मिलेगा वगैरह सब कुछ होगा। क्लियर है, और थोड़ा सुकून भी रहेगा, ये सारी चीज़ें, जॉब सिक्योरिटी जो है वो मिल जाएगी। सेकंड टाइप के रिस्क, फिर आपने कहा कि नहीं रिस्क ही लेंगे तो फिर बड़ी रिस्क लेंगे, और आपने कहा कि अपन क्या करेंगे, IAS का एग्ज़ाम देंगे, मतलब UPSC जो है वो एग्ज़ाम फाइट करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, रिस्क और भी ज़्यादा तो रिटर्न और भी ज़्यादा। समझ पा रहे हैं बात? रिस्क और भी ज़्यादा मतलब कैसे हो गया कि भाई रिस्क ऐसे हो गया कि टोटल 900 जो है वो सीटें रहेगी, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया से 900 सीटें रहनी है, उससे ज़्यादा सीट मिलनी नहीं है, ठीक है, और रिटर्न जो है वो
बेशक अच्छा रहेगा, यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 1 सेकेंड है ना। हाँ जी, तो यहाँ पर रिस्क क्या है, ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा है। एक्चुअल में घर में क्या है, शादी है छोटे भाई की, सगे छोटे भाई की शादी है, तो थोड़ा जो है वो गाने वाने चलते रहते हैं, तो कम करवाने पड़ते हैं रिकॉर्ड करने के लिए। इसी वजह से भी चेहरा नहीं दिखेगा आपको थोड़े दिनों तक, 4-5 क्लासेज जो वो इसी तरीके की रहेगी। क्लियर है। आपने कहा कि नहीं भाई अपन जो वो रिस्क और ज़्यादा लेंगे, आपने कहा अपन तो क्या करेंगे, इलीगल बिजनेस करेंगे, सुल्तान मिर्जा टाइप, ज़मीन सब तुम्हारी और समुद्र हमारा, उस तरीके से। अब बोलो रिस्क क्या, बहुत ज़्यादा। क्यों? कोई भी मार सकता है, पुलिस वाले मार सकते हैं या फिर कोई साथी भी मार सकता है, कोई भरोसा नहीं। ठीक है, लेकिन रिटर्न कैसा, और ज़्यादा। क्लियर है। और हो सकता है कि आपके दिमाग के अंदर और कुछ आ जाए, तो आपने कहा कि और रिस्क लेते हैं, आपने कहा कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं। रिस्क कैसा, भयंकर रिस्क। ठीक है, और रिटर्न कैसा, मतलब ये तो मेरे हिसाब से लाइन ही, मेरा आईपैड छोटा पड़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से इतनी समझ आई होगी कि रिस्क जैसे जैसे बढ़ती है ना, वैसे वैसे रिटर्न बढ़ता है। क्लियर है। तो आप सिर्फ रिटर्न देख के डिसीजन नहीं ले सकते। मान लीजिए किसी ने यूपीएससी की तैयारी की, क्लियर है, और उसे रिटर्न जो है वो इस तरीके का मिल रहा है, या फिर रिटर्न जो है वो कम मिल रहा है, तो क्या वो यूपीएससी के लिए इच्छुक होगा? क्या नहीं होगा। समझ पा रहे बात। यूपीएससी के रिस्क वो लेने के लिए क्यों तैयार है? क्योंकि यूपीएससी में वो जितने रिस्क ले रहा है उसके कंपैरिजन उससे बराबर रिटर्न है जो मिल रहा है। क्लियर है। कोई अगर इलीगल बिजनेस कर रहा है तो उसे पता है इलीगल बिजनेस में बहुत सारी तकलीफें हैं, लेकिन फिर भी वो इलीगल बिजनेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि इलीगल में जितनी वो रिस्क ले रहा है उतना उसे रिटर्न भी मिल रहा है। पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा रिस्क है, लेकिन फिर भी पॉलिटिक्स के अंदर लोग जो है वो जाते हैं। क्यों जाते हैं? जब पता है कि रिस्क बहुत ज़्यादा है, आपने जीवन भर जितना पैसा कमाया वो सारा का सारा आपका पैसा इलेक्शन के अंदर खर्च हो सकता है, सारा का सारा जा सकता है। आपको जनता है जो इस तरीके की, जो शराब पी के ही वोट देगी, बिना शराब पिए वोट नहीं देगी, उसके अंदर आप भलाई करके आप नहीं कर सकते। क्योंकि जनता जो है, देखिए नेता और कुछ भी नहीं है। नेता मतलब क्या है? वो मोड है एक तरीके से। मोड कैसे हो गया? जनता का रिप्रेजेंटेटिव। ज़्यादातर जनता वैसी है। क्लियर है। तो जैसे ज़्यादातर जनता वैसी नेता होंगे, तो अपन ये नहीं कह सकते कि नेता जो बेकार होते हैं। नेता हमें रिप्रेजेंट करते हैं। नेता बेकार है, इसका ये सीधा साधा मतलब ये है कि हम खुद बेकार हैं। क्लियर है। तो यहाँ रिस्क ज़्यादा, रिस्क बहुत ज़्यादा, तो रिटर्न भी बहुत ज़्यादा। समझ पा रहे हैं बात? क्लियर है। ये चीज़ें समझ आई। तो अब इसी तरीके से अगर अपन देखें, तो हम अगर एक्स और वाई दो कंपनियों में से किसी को हमें अगर सेलेक्ट करना है, और हम ये कहें कि दोनों में से किसी को सेलेक्ट कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों 15-15% जो वो कमा रहे हैं, तो क्या ये सही है? क्या ये जायज़ है? क्या नहीं, मेरे हिसाब से तो ये जायज़ नहीं है। आप अपने हिसाब से बताइए। सर ये तो जायज़ नहीं है। अब आप देख के बताइए कि एक्स ज़्यादा रिस्की है या वाई ज़्यादा रिस्की है। सर देखो, एक्स की बात करें तो इसमें कभी तो 5 पे चला गया, कभी 25 पे चला गया, 20 पे भी जाता है, 15 पे भी जाता है और 10 पे भी जाता है। वाई जो है वो कांस्टेंट है, पिछले 5 सालों से 15 कमा रहा है, मतलब छठे साल भी 15 ही कमाएगा। लेकिन वाई कभी ऊपर भी जा रहा है, कभी नीचे भी जा रहा है, तो कोई भरोसा नहीं कि कहाँ पर जाए। अगले साल हो सकता है कि 5% भी कमाए, हो सकता है कि 25 भी कमाए, हो सकता है कि 20 कमाए, हो सकता है कि 10 कमाए, हो सकता है कि 15 कमाए। लेकिन वाई जो है पुराना ट्रेंड देखें तो ये कंटिन्यूसली 15 कमा रहा है, मतलब कि ये 15 ही कमाएगा। क्लियर है? समझ पा रहे हैं बात? तो क्या हमें इसको भी मेजर करना चाहिए क्या? हाँ,
हमें इसको भी मेजर करना चाहिए ताकि हम हमारा डिसीजन जो वो सही से ले सकें। तो उसके लिए आता है डिस्पर्सन। देखो हमने पहले क्या पढ़ा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी ने आपको क्या बताया, एक तरीके से यूँ बता दूँ कि सेंट्रल टेंडेंसी ने आपको रिटर्न बताया कि रिटर्न, या जैसे हम कह सकते हैं कि कमाई, या जिसे और कहें तो औसत कमाई, कि औसत हम कितना कमाएंगे। जैसे यहाँ पर 15% कमाएंगे, यहाँ भी 15% कम। ये तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के मीन, मोड और मीडियन ने बता दिया। अब मीन कहाँ इस्तेमाल होगा, मोड कहाँ इस्तेमाल होगा, मीडियन कहाँ इस्तेमाल होगा, वो अलग अलग सिचुएशन है। जैसे पॉलिटिक्स वगैरह है तो वहाँ मोड इस्तेमाल होगा, ये ऐसे मार्क्स हो गए, ये हो गए, यहाँ पर रिटर्न हो गया, वहाँ पर मीन है जो कैलकुलेट किया जाता है। क्वालिटेटिव डाटा है तो मीडियन जो वो कैलकुलेट किया जाता है, इस तरीके। ये तो हो गया आपका रिटर्न का कि भाई इतना कमाएंगे। अब इसमें रिस्क कितनी है वो कौन बताएगा, डिस्पर्सन। सर ये क्यों बताएगा, रिस्क, इस डिस्पर्सन का मतलब ही क्या होता है, वेरिएशन। वेरिएशन कैसे, जैसे समझिए ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। तो इसे जाना कैसे चाहिए, सर जाना इसे ऐसे चाहिए, ए से बी, इस तरीके से इसे जाना चाहिए जीवन में। लेकिन ये जाता कैसे, जैसे हमने ये एग्ज़ाम है, यहाँ से प्रिपरेशन शुरू करनी और यहाँ प्रिपरेशन जो वो इस तरीके से कंप्लीट करनी। हम कैसे करते हैं, यहाँ से प्रिपरेशन शुरू की, फिर दोस्त का बर्थडे आ गया, फिर ऊपर चले गए, उस दिन पढ़ाई वढ़ाई की नहीं, फिर वापस आए, फिर थोड़ा बहुत बराबर चले, फिर जो है वो एक दिन जो वो ज़्यादा पढ़ाई कर ली, उस दिन पता नहीं कोई मोटिवेशन देख लिया, ठीक है। फिर दूसरे दिन वापस नॉर्मल हो गए, फिर वापस ऐसे करते गए, फिर कोई नज़दीक के अंदर ही शादी हो गई तो फिर 10 दिन जो वो मस्त एंजॉय किए और वापस आए, ठीक है। वापस आए तो चिंता हुई कि यार ऐसा कैसे कर दिया, तो 3 दिन बढ़िया पढ़ाई की और फिर इस तरीके से की, फिर ये इस तरीके से। एक तो ये इस तरीके का स्टूडेंट है, क्लियर है। और एक स्टूडेंट कैसा है कि जिसे ये ए पॉइंट है, यहाँ से बी तक जाना है, इसने क्या किया, एक टाइम टेबल बनाया कि मैं दिन को कुछ भी हो 5 घंटे जो पढ़ूंगा, और वो कंटिन्यू, पहले दिन भी 5 घंटे पढ़ा, कंटिन्यू है जो 5 घंटे पढ़ रहा है, क्लियर है। तो ज़्यादा चांसेस किसके कि वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा, बी के। क्यों, क्योंकि बी में रिस्क नहीं है। बी ने जो अपनी बात कही, कम से कम वो अपनी बात से नहीं मुकर रहा। उसने कहा है कि मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, तो उसने जो बात रखी है, मतलब कम से कम वो खुद की ज़बान का पक्का है, खुद की वैल्यू जो वो करता है, वो ऐसा नहीं है कि खुद की वैल्यू नहीं करता है। मतलब वो एक तरीके से यूँ समझिए कि लोग उसे बेशरम कहे वो ठीक है, लेकिन वो खुद को बेशरम कहने लायक नहीं है। वो खुद कम से कम अपनी मेहनत जो वो पूरी कर रहा है, जो उसने खुद ने कहा है, खुद की ज़बान की वैल्यू वो करता है। और ये जो है, इसने खुद ने जब प्लान बनाया, उसके बाद में ये खुद इधर चला गया, उधर चला गया, तो ये जो है वो खुद की प्लान पे, खुद की बात पे, खुद की ज़बान की वैल्यू खुद नहीं कर रहा है। तो एक दूसरे तो वैल्यू करने की सोचे ही मन, क्लियर है। तो यहाँ बात करें इस तरीके की, तो यहाँ पर रिस्क जो है वो कम है। तो इस रिस्क को कैसे मेजर करते हैं, तो इस रिस्क को मेजर करते हैं डिस्पर्सन से, कि ये इधर ऊपर की साइड में कितना गया, नीचे की साइड में कितना गया। डिस्पर्सन मतलब वेरिएशन, मतलब जो साइड में कितना गया, समझ पा रहे बात, कि जो बीच वाली लाइन है इससे इधर और उधर कितना गया, क्लियर है। तो बीच वाली लाइन किसको मानेंगे, बीच वाली लाइन जो वो इस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से, जिसको भी कैलकुलेट किया, मीन से कैलकुलेट किया, मोड से कैलकुलेट किया, या मीडियन कैलकुलेट किया, जो भी है हमारा, उसको हम क्या करेंगे, हमारा सेंट्रल लाइन मानेंगे कि ये इतना आना चाहिए। 15% है, मतलब 15% एवरेज इनकम है, मतलब 15% कमाना चाहिए, ठीक है। अब इस 15% से इस साइड कितना और उस साइड कितना, क्लियर है। जैसे हमने कहा कि भाई हम 15% कमाएंगे, तो ये इस तरीके से हो गया कि 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, इस तरीके से करना। तो ये मान लीजिए 15% है, यहाँ रिटर्न कमाना है। अब ये इससे इस साइड कितना और इस साइड कितना जा सकता है, वो कौन बताएगा, हमें डिस्पर्सन बताएगा। इस साइड और इस साइड जाने वाली जो चीज़ें, इसके बारे में बात कौन करेगा, डिस्पर्सन जो वो बात करेगा, क्लियर है, समझ पा रहे हैं बात। अब आप खुद सोचिए कि अगर आप खुद डिस्पर्सन बना रहे होते तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते थे, किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते थे। तो देखो, पहला तो तरीका एकदम सिंपल देखें ना, तो कुछ तो बेहद सिंपल है
जैसे एक ने तो कहा कि एक काम करो, सुनो, इस एक्स का जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना जाता है रिटर्न, तो इन्होंने कहा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो वो जाता है 25, और मिनिमम से मिनिमम कितना होता है, तो हमने कहा कि 5। इस वाई का मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना है, तो हमने कहा कि 15। मिनिमम से मिनिमम कितना है, 15। तो यहाँ पर जो वो कितना उधर उधर हो सकता है, 20 का इधर उधर हो सकता है। इसमें इधर उधर कितना हो सकता है, 0। समझ पा रहे हो? तो इसमें ऊपर या नीचे होने के चांसेस कितने, ना के बराबर है। यहाँ पर कितने ज़्यादा है, 20 के बराबर। एक तो ये सीधा सीधा इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर आप अलग अलग तरीके जो है वो जैसे जैसे ज़रूरत है उसके हिसाब से अपन ने बनाए पेड़। जिसमें से सबसे ज़्यादा जो फेमस हुआ, जिसने नाम कमाया, वो था स्टैंडर्ड डेविएशन। जिसने स्टैंडर्ड डेविएशन ने अच्छा खासा नाम कमाया और वो काफ़ी पॉपुलर भी हुआ। क्लियर है? तो ये अपन एक बार अब इसका बेसिक देख चुके, तो अब इसको अपन थोड़ा सा स्टडी करते हैं। समझिएगा, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। डिस्पर्सन मतलब वेरिएशन। ऑल आइटम सेम, नो डिस्पर्सन। समझिएगा, ये तो अपन ने बात कर ही ली थी। अगर सारे आइटम जैसे 15 15 15 है, क्या यहाँ पर कोई डिस्पर्सन है क्या? नहीं सर, यहाँ कोई डिस्पर्सन नहीं, मतलब कोई भी इधर उधर नहीं हो रहा। वेरिएशन का मतलब क्या है? एवरेज के ये तो अपन ने लोकल लैंग्वेज में लिख दिया था। एक्चुअल में ये नोट्स जो बनाए थे तब मैंने खुद के हिसाब से बना दिया। ऑल मतलब आस पास, मतलब कि ये जो लाइन है इससे इधर उधर कितना जा रहा है। अब समझिएगा, ये जो वेरिएशन है ना, ये वेरिएशन, इसके बेस पर ही कोरिलेशन, रिग्रेशन, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस ईटीसी जो होते हैं। सर कैसे, क्या बात करते हो? देखो, कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन होता है कि कोरिलेशन कैसा होता है कि भाई वो दो के बारे में रिलेशन बताता है। समझिएगा, ये मान लीजिए दो कपल है, ये कपल ए है और ये कपल बी है। इसमें क्या होता है, जैसे मेल ने कहा कि घर जो है वो साफ़ होना चाहिए, तो फीमेल ने क्या कहा? बिल्कुल सही बात है, घर जो है वो साफ़ होना चाहिए। इन्होंने कहा कि बाहर जो है वो गार्डन होना चाहिए, तो इसने कहा कि हाँ बाहर जो है वो गार्डन होना चाहिए। इन्होंने कहा कि जितने हो उतने अपन जो भौतिक संसाधन है, मेटेरियलिस्टिक चीज़ें, वो कम होनी चाहिए। इस फीमेल ने कहा हाँ कम होनी चाहिए। यही कपल बी है जिसमें मेल और फीमेल है। इसने कहा कि घर के अंदर साफ़ सफाई होनी चाहिए, मेल ने कहा। फीमेल ने कहा कि साफ़ सफाई पूरी मुझे करनी पड़ती है, या तो काम वाली बाई रखो या फिर साफ़ सफाई वाले नाटक बंद करो। इसने कहा ठीक है। इन्होंने कहा कि गार्डन होना चाहिए। इन्होंने कहा कि आप तो गार्डन लगा के फिर सुबह ऑफिस चले जाओगे, इनको पूरे दिन पौधों को पानी कौन पिलाएगा, काटेगा कौन, ये सारा का सारा मेरे से माथा पोड़ी नहीं हुए, ये इसने मना कर दिया। क्लियर? तीसरा क्या कहा था, पता नहीं क्या कहा था अपन ने, जैसे और कोई इसने कोई और आर्ग्यूमेंट किया तो इसने मना कर दिया। या फिर इसका जस्ट ऑपोजिट भी हो सकता है, कोई जो है वो इससे ऑफेंड ना हो जाए कि ऐसा कैसे कह दिया कि फीमेल जो मना करती है, मेल मना नहीं करता। मान लीजिए कुछ फीमेल ने कहा और मेल नहीं माना, तो ये ऐसा भी हो सकता है ना। क्लियर है? समझ पा रहे बात? समझ आ रही बात? तो ये जो है इनके अंदर देखिए, इनके अंदर रिलेशन कैसा है, सही रिलेशन है। समझ पा रहे बात? कि ये जब हाँ कह रहा है तो ये भी हाँ कह रहा है, जब ये हाँ कह रहा है तो ये भी हाँ कह रहा है, ये भी हाँ कह रहा है। अगर ये मना कर रहा है तो ये भी मना कर रहा है। एक तो इस तरीके के रिलेशन और एक इनके उल्टे रिलेशन। तो ये भी किस तरीके से, इसमें भी क्या होगा, वेरिएशन जो है, मतलब कि इनके डिसीजन में जो वेरिएशन है वो डिसाइड करेगा, वो मदद करेगा। तो इसके रिलेशन को हम क्या कहते हैं, दो सीरीज़ के रिलेशन को हम क्या कहते हैं, को रिलेशन। और उसको स्टडी करते वक्त भी हमें क्या करना होगा, वेरिएशन, मतलब कि उन दोनों के डिसीजन में कितना फ़र्क है उसके ऊपर हम स्टडी करेंगे। तो वहाँ भी वेरिएशन जो वो मदद करेगा। वैसा वैसा एक रिग्रेशन होता है। रिग्रेशन को रिलेशन से थोड़ा सा आगे जाता है। रिग्रेशन ये भी बताता है जैसे एडवर्टाइजमेंट और सेल की, इतना एडवर्टाइजमेंट किया तो इतनी सेल हुई, और वो इससे आगे थोड़ा बढ़ के ये भी बताता है कि अगर इतने का एडवर्टाइजमेंट करोगे तो इतने का जो है वो सेल होगा। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है, हम कोई चीज़ अगर कोई रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें हम पहले क्या करते हैं, कुछ चीज़ जो वो एज्यूम करते हैं। जब हम एज्यूम करते हैं
फिर उसको हम पता करते हैं जो हमने एजम्पशन ली है क्या वो सही है या नहीं है। समझिएगा, जैसे हमने कहा कि घर के अंदर जो है वो साफ़ सफाई रखने से जो बीमारी है वो कम होती है। ये हमारी एक हाइपोथेसिस थी जिसे हमें क्या करना है, टेस्ट करना है। तो हमने क्या किया, कुछ डाटा कलेक्ट किए वगैरह सब कुछ स्टडी किया। तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, हमने जो सोचा था उससे इधर उधर कितना हुआ ये चीज़ स्टडी करना ज़रूरी है। समझ पा रहे बात? हमने कहा कि हाँ ऐसा होता है, अगर हम ये करते हैं तो उस केस के अंदर साफ़ सफाई रखते हैं तो घर के अंदर बीमारियाँ कम होती है, हमने माना। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि क्या इसका ऑपोजिट होता है कि घर में साफ़ सफाई रखने के बाद भी बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। तो ये अपन वेरिएशन जो वो इस तरीके से स्टडी करेंगे ताकि हमें पता चलेगा कि हम जो मान रहे हैं वो सही मान रहे हैं या नहीं मान रहे। बेसिस फॉर स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल, ये समझिएगा स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है। समझिएगा, ये क्या, स्टेट्स की मदद से क्वालिटी कंट्रोल करना। मान लीजिए अपना फॉर एग्जांपल अपन क्या करते हैं, पेन बनाते हैं। ठीक है, हमने कहा पेन के अंदर जो इंक है वो इस तरीके से होनी चाहिए, इतने लिक्विड फॉर्म में होनी चाहिए, इससे ज़्यादा कड़क नहीं होनी चाहिए। इसका जो आगे का पिन है वो ये जो है उसका डायमेंशन जो मान लीजिए 2 mm होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये अपन ने इस तरीके का रखा। अब हमने पेन बनाई, अब इस पेन के अंदर क्या हुआ, पहली पेन बनी जो 2 mm की बनी। तो हमने क्या कहा, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब समझ पा रहे हैं बात, हम क्या करें कि कोई वेरिएशन नहीं है कि 2 mm का कहा था 2 mm बनी है, बिल्कुल सही है। दूसरी जो वो 2.5 mm बन गई। तो वहाँ पर अगर हम वेरिएशन देखेंगे तो हम क्या कहेंगे कि 0.5 mm का वेरिएशन है। फिर 3 mm की बन गई, हमने क्या कहा 1 mm का वेरिएशन है। फिर जो है वो 1.5 mm की बन गई, तो हमने क्या कहा 0.5 mm की वेरिएशन। तो ये जितना वेरिएशन होगा उतना हमारी क्वालिटी क्या होगी, ख़राब होगी। भाई 2 mm का होना चाहिए, अब उससे ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है तो हमारे लिए ख़राब है। तो ऐसी वेरिएशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं। स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल मतलब स्टेट्स की मदद से क्वालिटी में कंट्रोल करना, और वेरिएशन क्या एक तरीके का स्टैटिकल टूल है। तो इसकी मदद से हम क्या करते हैं, क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये इसके बारे में बेसिक चीज़ें। और एवरेज की रिलायबिलिटी बताएगा, समझिएगा। दोनों ही बता रहे थे कि भाई दोनों यहाँ पर रिटर्न कितना बता रहे थे कि 15% कमा रहा है, ये भी कह रहा है कि 15%। लेकिन जब आपने वेरिएशन देखा तो अब आपको पता चला कि एक्स नालायक, इसका कोई भरोसा नहीं है। ये 15 से 25 भी जा रहा है, ये 15 से 20 भी आ रहा है, 15 से 10 पे भी जा रहा है, 15 से 5 पे भी आ रहा है। तो इस नालायक का कोई खास भरोसा नहीं है। जबकि वाई बेचारा बहुत शरीफ, ओबीडियंट, बहुत ही आज्ञाकारी टाइप का बच्चा है, और ये हर बार 15% रिटर्न दे रहा है। एवरेज दोनों थे, एवरेज 15% दोनों के थे। लेकिन इस वेरिएशन ने आके क्या कर दिया, इसके एवरेज की रिलायबिलिटी बढ़ा दी वाई के। इसने कहा कि वाई का जो एवरेज है वो ज़्यादा सही एवरेज है, ज़्यादा सही तरीके से कैलकुलेट किया गया एवरेज है, इसके अंदर ज़्यादा इधर उधर नहीं होगा। एवरेज की रिलायबिलिटी बताएगा या बढ़ाएगा, कुछ भी बताएगा, सॉरी बताएगा। समझ पा रहे हो, बढ़ाएगा नहीं, क्योंकि इसके पास ऐसा कोई टूल नहीं है कि बढ़ाएगा, ये तो सिर्फ बताएगा कि कितना है। अब इसके मेथड समझिएगा। देखिए, आप इन मेथड को कंपेरेटिव देखेंगे ना तो ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अब समझिएगा, जैसे आपने क्या किया, ये मैं स्टेट्स के लिए आपको टूल बता रहा हूँ किस तरीके से पढ़ना चाहिए। जैसे आपने पढ़ा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, 3 कंपैरिजन ले सकते हैं, अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। ठीक है, मतलब पेज के एक ही पेज के अंदर यहाँ पर आपने क्या कर दिया, तीनों का कंपैरिजन लिख दिया कि ये कैसा, ये कैसा, ये कैसा, और तीनों के फॉर्मूले लिख दिए। फिर आपने एक और कर दिया, मीन, मीडियन और मोड, और इन तीनों का कंपैरिजन लिख दिया
कि मीन क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है, कब इस्तेमाल होता है, क्या फॉर्मूले रहते हैं वगैरह वगैरह। इससे आपकी क्या होगी, अंडरस्टैंडिंग जो वो ज़्यादा क्लियर होगी, ज़्यादा सही तरीके से होगी, ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। जब तक आप एक ही चीज़ पढ़ते हैं ना तो आप उतना अच्छे से नहीं समझ पाते जितना आप कंपैरिजन करते हैं। क्लियर है? क्योंकि हम चाहे लाख कोशिश कर लें, लेकिन आदमी का दिमाग जो वो इस तरीके से बनाया गया कि हम कंपैरिजन किए बिना नहीं रह सकते। तो जैसे ही कंपैरिजन करते हैं हमारी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो आप कोशिश करें ये इस चीज़ की कि आप मीन, मीडियन, मोड इस तरीके का कंपैरिजन जो वो करके देखें, और नोट्स जो है वो इनके मदद से आप खुद जो है वो बनाना शुरू करें। क्योंकि ये जो शॉर्ट नोट्स है ये मैंने बनाए हैं, आप इन्हीं को देखिए, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। आप इनको कैसे कीजिए, जैसे आपने पढ़ा पूरा, फिर आपने नोट्स साइड में किए, देख के नहीं, इनको साइड में किए, खुद बैठे और आपने नोट्स बनाने शुरू किए खुद की इच्छा से। आपने जैसा जैसा आपको याद आ रहा था वैसा वैसा बनाए। पहली बार में पूरा सही नहीं बनेगा, सारी चीज़ें याद नहीं आएगी, लेकिन आपको जो आपके जो नोट्स है वो काफ़ी हद तक अच्छे होंगे। क्लियर? तो बात करें मेथड की, तो मेथड के अंदर देखो 3 तरीके के मेथड है। एक तो है पोजिशनल मेजर, एक है मैथमेटिकल मेजर और एक है ग्राफिकल मेजर। पोजिशनल में वहाँ क्या देखे थे सर, वहाँ देखे थे मीडियन और मोड को देखे थे, और मीडियन के साथ हमने थोड़ी सी बात की थी क्वांटाइल डेविएशन की, हमने डेसाइल की भी बात कर ली थी और परसेंटाइल की भी बात कर ली थी। यहाँ पोजिशनल मेजर्स के अंदर क्या है, सबसे पहला तो है रेंज, फिर है इंटर क्वांटाइल रेंज और क्वांटाइल डेविएशन, फिर है मैथमेटिकल मेजर जिसमें मीन डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, और ग्राफिकल के अंदर है लॉरेंज कर्व। समझिएगा, आज हम पोजिशनल मेजर जो है इनको देखेंगे, बाकी वाला पोर्शन कल देखेंगे। तो अभी इसके बारे में, रेंज के बारे में देखते हैं। देखिए रेंज और इंटर क्वांटाइल डेविएशन, बात अगर करें हम रेंज के बारे में, समझिएगा, वही एग्जांपल अपन यहाँ कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने में सिर्फ आप लोग ही होशियार नहीं हैं, हम भी होशियार हैं, हमें भी अच्छा लगता है। ये देखिए ये आ गया अपना। क्लियर है? अब समझिएगा क्या है ये कहानी, समझिएगा रेंज क्या कहते हैं। रेंज के बारे में थोड़ी बहुत तो बात की थी, लेकिन अभी अपन सिस्टमेटिक बात कर देते हैं ताकि इसके अपनों को प्रॉपर्टी समझ आ जाए। रेंज क्या कहता है कि आपने सिग्मा एक्स किया, एक्स बार कैलकुलेट किया, कितना आया 15, और एक्स बार किया यहाँ भी कितना है 15। इसने कहा कि आपको क्या करना है, डिस्पर्सन कैलकुलेट करना है, वेरिएशन पता करना है कि ये इधर उधर कितना हो रहा है। तो इसने सीधा कहा कि रेंज कैसे कैलकुलेट करो। हमने कहा कैसे कैलकुलेट करें, तो उन्होंने कहा कि एच माइनस एल। हमने कहा एच मतलब, उन्होंने कहा हाईएस्ट वैल्यू, जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसमें से क्या कर दो, लोवेस्ट वैल्यू है जो कम कर दो। हमने कहा क्या बात कर रहे हो, मतलब जैसे, तो उन्होंने कहा कि जैसे अगर आप बात करते हो, मान लीजिए एक्स की बात करते हो, तो एक्स के केस में कितना है, हाईएस्ट कितना है कि सर 25 है, मिनिमम कितना है 5, तो इसमें वेरिएशन कितना है 20। हमने कहा कि वाई, तो उन्होंने कहा हाईएस्ट कितना है कि 15, मिनिमम कितना है कि 15, तो वेरिएशन कितना है 0। तो हमने कहा कि इसका मतलब क्या है, तो इन्होंने कहा देखो ये 20 जो है वो इधर उधर हो सकता है, ये 0 इधर उधर होगा, मतलब इसमें रिस्क जो वो क्या है कम है, और इसमें रिस्क जो वो ज़्यादा है, क्योंकि 20 इस साइड 15 से जो है वो, मतलब 15 तो ले ही नहीं रहे कि इनके अंदर जो मिनिमम और मैक्सिमम है उसके अंदर 15 का गैप है, मतलब 15 इधर जा रहा है और इन दोनों 20 जो वो इधर जा रहा है, मतलब 20 का गैप जो इनके अंदर आ सकता है, मतलब वेरिएशन आ सकता है, और इसके अंदर जो वो ऐसा कोई गैप आने वाला चांस नहीं है। तो ये रेंज जो है ये सिंपल सा टूल बताया इसने कि हाईएस्ट माइनस क्या कर दो, लोवेस्ट कर दो। अब आप खुद सोचिए, मान लीजिए इसके अंदर कभी गलती से इसने क्या कर दिया होता कि 90 कैलकुलेट कर दिया होता, 90% रिटर्न कमा लिया होता, हो सकता था कि भाई कभी ऐसा हो गया होगा, तो ये क्या कर देता 90 माइनस 5 जो वो कितना कर देता, 90 माइनस 5 कितना हो गया 85। क्लियर है? ये इस तरीके से, या फिर यूँ समझिए, इसको 90 मत कीजिए आप, एक काम और करते हैं अपन, इसमें तो फिर भी आपको फील नहीं होगा क्योंकि इसके साथ आपके थोड़े इमोशन अटैच हो गए। इतना कितना था, 15 ही था ना, नहीं 15 नहीं था,
कितना था भाई, 25 था, ठीक है। इसकी जगह मान लीजिए, अब ये एकदम सही था, मान लीजिए 1 साल ऐसा आया बीच में जिस साल क्या हुआ, इसकी कंपनी ने एकदम अच्छा सा प्रॉफिट कमाया और 90 कर लिया। तो इन्होंने क्या कर दिया, इसका एकदम से कितना बताएगा, 90 माइनस 15, उसका 20 बता रहा है और इसका कितना बता रहा है, 90 माइनस 15 मतलब कि 80 और 75। तो ये ज़्यादा रिस्की बता रहा है, लेकिन बेचारे ने सिर्फ एक बार ऐसा 90 कर दिया था, ठीक है। या फिर मान लीजिए एक बार इसने माइनस के अंदर प्रॉफिट कमा लिया था, तो ये एकदम से क्या कर देता है, बढ़ा देता है। क्यों सर, ऐसा क्यों होता? क्योंकि हमने शुरू में ही कहा था कि एक्सट्रीम वैल्यू जो वो हमेशा उसको कंसिडर नहीं करना चाहिए, अति हमेशा बुरी होती है। साधु महात्माओं ने क्या कहा, अति सर्वदा वर्ज्यते, कि कोई भी चीज़ की अति जो कर दोगे ना तो वो हमेशा ही खराब होगी, चाहे वो कितनी सही चीज़ क्यों ना हो। अब चाहे खाना, वैसे खाना सही चीज़ है, खाना चाहिए, शरीर के लिए फ्यूल है, ऑयल है, मतलब कि इंजन काम करेगा इसमें, लेकिन आप ज़्यादा ही खाना खा लोगे तो क्या होगा, मोटापा आ जाएगा, बढ़ जाएगा। इस तरीके से जो स्टडी करना अच्छी बात है, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा स्टडी में लग गए, आपने बिल्कुल जो वो दुनिया से ही कट के कंटिन्यू आप 10-15 साल जो है ऐसा करोगे, क्या हो जाओगे, पागल हो जाओगे। समझ पा रहे हो, व्यवहारिक ज्ञान खत्म हो जाएगा। तो अति चाहे किसी भी चीज़ की हो तो उसे हमेशा नहीं होना चाहिए। वैसा एक्सट्रीम जो है ये क्या है, एक तरीके से बहुत ही आउटर लाइन की वैल्यू है। समझ पा रहे हैं बात, कि भाई सबसे कम से कम और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये जो है ये क्या है, सबसे कम से कम जैसे 15 और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 90, तो ये क्या आउटर लाइन की सबसे ज़्यादा से ज़्यादा और ये कम से कम है। इस केस के अंदर 25 और 5 की सबसे ज़्यादा से ज़्यादा और ये सबसे कम से कम। क्या ऑन एन एवरेज डेली 25 हो रहा है क्या? नहीं। क्या डेली 5 हो रहा है क्या? नहीं। सॉरी, कभी 25 हो रहा है, कभी 5 हो रहा है, मतलब कभी कभी बिल्कुल कभी जो वो जो एक्सट्रीम है वो ये सिचुएशन। सॉरी, तो इनको कंसिडर नहीं करना चाहिए, लेकिन ये नालायक क्या कर रहा है, ये इनको ही एक्सटर्नल वैल्यू को ही कंसिडर कर रहा है, मतलब जो एक्सटर्नल वैल्यू इन्हीं को कंसिडर कर रहा है। तो ये इसका एक अपन ड्रॉबैक भी बता सकते हैं। क्लियर है? एक हमेशा ध्यान रखिएगा, ये तो क्या कर देगा, रिलेटिव मेजर में कैलकुलेट कर देगा। जैसे ये तो दोनों कंपनियां जो थी वो ठीक थी कि इनका रिटर्न जो 15 और 15 था, ठीक है। अभी एक कंपनी और देखते हैं, एक्स और वाई जो है, इसने क्या किया, 12, 15, 18, 20 और 22, ये इस तरीके के रिटर्न इसने जो दिए वो 13, 14 और 19, 20 और 21। तो हमने जब इनके एक्स बार कैलकुलेट किए, मतलब कि मीन रिटर्न कैलकुलेट किए, तो हमने क्या किया, सिग्मा एक्स 12 + 15 + 18 + 20 + 20 डिवाइड बाय 5 है 5, तो ये आ गया अपना 17, और ये है 13 + 14 + 19 + 20 + 21 डिवाइड बाय 5, ये आ गया अपना ये 17 और ये 17.4। जब बात करें अगर रेंज की, तो रेंज क्या होगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 20 और कम से कम 12, तो 20 - 12, इसको भी 20 कर लेते हैं ना, सॉरी है ना, 20 कर लेते हैं। ये 17.4 × 5 - 1 डिवाइड बाय, तो ये 17.2 आ जाएगा। 20 - 12 हो गया, ये कितना हो गया, 8 हो गया, ये कितना हो गया, 8 हो गया, और ये कितना हो गया, 20 - 13 कितना हो गया, 7 हो गया। अब यहाँ पर समझिएगा, देखो दोनों कंपनियाँ अलग अलग है, तो उस केस के अंदर क्या है, अब इसका एवरेज रिटर्न जो वो 17 और इसका 17.2 है, रिटर्न जो इसका 8 और इसका, सॉरी ये तो जो है वो रिटर्न है, तो रिटर्न किसका है, इसका ज़्यादा सही है, और रिस्क जो वो किसका ज़्यादा सही है, इसका रिस्क कम है। समझ पा रहे बात? तो रिटर्न के हिसाब से देखें कि ये 17% कमा रहा है, ये 17.2 कमा रहा है, तो हमने कहा कि 17.2 वाले को सेलेक्ट करते। इसमें 8 का रिस्क है, इसमें 7 का रिस्क है, तो रिस्क किसकी कम है, इसकी कम है। क्लियर है? तो इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ कोई कन्फ्यूजन होगा क्या? नहीं, आप सीधा क्या कर दोगे, वाई को सेलेक्ट कर दोगे। लेकिन इसकी जस्ट ऑपोजिट सिचुएशन ले लेते हैं हम। मान लीजिए क्या हुआ, इस 20 की जगह कितना है, मान लीजिए इस 20 की जगह जो है वो कितना है,
ये 13 था, 14 था, 19 था, 20 था और इसकी जगह अपन ने कर दिया 25। ठीक है, तो उस केस में कितना हो गया 13 प्लस 14 प्लस 19 प्लस 20 प्लस 25, 91 डिवाइडेड बाई 5, 18.2। ठीक है, और रेंज जो है वो कितनी आ जाएगी कि 25 में से कितने गए 13 गए, कितने हो गए 25 में से 13, 25 माइनस 13, ये हो गए 12। अब समझिएगा, अगर हम बात करें ए और इसकी बात करें, अगर थर्ड वाले की एक्स और इसकी थर्ड वाले में कंपैरिजन देखें, रिटर्न के हिसाब से इसके 18 और ये 17 और ये 18.2, तो ज़्यादा कौन कमा रहा है, ये कमा रहा है, हमने इसको सेलेक्ट किया। लेकिन रेंज की बात करें, रिस्क की बात करें, तो इसमें 8 की रिस्क है और इसमें 12 की रिस्क है, तो कौन सेलेक्ट हो रहा है, ये सेलेक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें रिस्क कम है। अब इस कन्फ्यूजन का सॉल्यूशन क्या होगा कि एक जगह ये सेलेक्ट हो रहा है और एक जगह ये सेलेक्ट हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, एक रिलेटिव मेजर, हमने शुरू में ही बात की थी कि दो मेजर होते हैं, एक तो एब्सोल्यूट मेजर होता है और एक होता है रिलेटिव मेजर होता है। क्लियर है? तो एब्सोल्यूट मेजर में तो क्या करता है, वो एग्जैक्ट अमाउंट बताता है कि साहब कितना कमाएंगे कि 2225 रुपये इसमें कमाओगे। रिलेटिव में क्या कहेगा कि सर 10% ऑफ कॉस्ट आप कमाओगे। समझ पा रहे बात? अब ये रिलेटिव मेजर क्यों है? क्योंकि ये कंपैरिजन में काम आएगा। दो प्रोडक्ट बेचने, एक में 10% ऑफ कॉस्ट और एक में 12% ऑफ कॉस्ट है, तो हम क्या कहेंगे कि इसको बेचो पहले, इसमें ज़्यादा फायदा है। समझ पा रहे मत? एब्सोल्यूट और रिलेटिव, कई जगह एब्सोल्यूट यूज होता है, कई जगह रिलेटिव होता है, लेकिन कंपैरिजन जब भी करना होगा तब आपके लिए रिलेटिव ज़्यादा फायदेमंद होगा। समझ पा रहे हैं बात? तो इस वजह से हम क्या करते हैं, एक तो एब्सोल्यूट जो है वो कैलकुलेट करते हैं। एब्सोल्यूट तो रेंज में हमने कैसे कैलकुलेट कर लिया, एब्सोल्यूट मतलब कि एग्जैक्ट अमाउंट बता दिया कि भाई हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, कि भाई 25 माइनस 5, कि ये 20 का वेरिएशन। एक इसके साथ साथ क्या होता है, इसका एक रिलेटिव मेजर भी होता है। अब रिलेटिव मेजर कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ, जिसका भी अगर कर रहे हैं उसका रिलेटिव मेजर कैसे करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ। जैसे रेंज का कर रहे हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। क्लियर है? सिंपल सा फॉर्मूला है इसका कि h माइनस एल अपॉन h प्लस एल। सर ये फॉर्मूला कैसे बना, देखिए कि भाई 25 हुआ ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम 5 हुआ। ठीक है, तो वेरिएशन कितना होता है, 20 का वेरिएशन होता है कितने पे वेरिएशन, 25 प्लस 5 30 पे। समझ पा रहे बात? तो ये क्या कहता है कि 20 का वेरिएशन होता है 30 के ऊपर। टोटल इन दोनों का अगर गैप देखें तो 25 और 5 दोनों कितने हो गए, 30 हो गए। ताकि ऐसा क्यों करते हैं, मान लीजिए एक जो सीरीज है उसके अंदर ये सिचुएशन, इसकी जस्ट ऑपोजिट सिचुएशन, उसमें क्या है कि भाई 80 और 80 से वो 105 जाता है। ठीक है, तो वेरिएशन कितने का हो रहा है, 25 का। लेकिन समझिएगा इसका वेरिएशन कितने पे हो रहा है, 25 और 5 टोटल 30 के डिफरेंस में 20 का वेरिएशन हो रहा है, और इसका वेरिएशन 25 का कितने पे हो रहा है, 80 प्लस 105 के डिफरेंस में, मतलब 80 प्लस 105 कितना हो गया, 185 पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 25 का। यहाँ पर 30 पे 20 का आ रहा है, तो ये कैसे कर देगा, रिलेटिव मेजर 20 डिवाइडेड बाई 30 कर देगा, और ये कैसे कर देगा, ये कहेगा भाई 25 का डिफरेंस आता है कितने पे, 185 पे। तो ये रिलेटिव मेजर के अंदर बता देगा। भाई परसेंटेज में आप करते हैं ना कि 10 नंबर आए मेरे 20 में से, तो हम क्या कहते हैं, अगर 100 का टेस्ट होता तो कितने आते हैं, 50% आते हैं। ये परसेंटेज क्या है, रिलेटिव मेजर। तो वैसा वैसा इसका क्या किया जाता है, कोएफिशिएंट कैलकुलेट किया जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पर रेंज जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, एल माइनस एस भी बोलते हैं, एच माइनस जो है वो एल मतलब लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, और कोएफिशिएंट ऑफ कैलकुलेट करना है, कोएफिशिएंट तो एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस। स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल में यूजफुल, अपने को पता है कि भाई रेंज पता चल गया कि भाई ये जैसे अपन ने कहा कि जो है वो दो पेन का पॉइंट जो वो पेन का पॉइंट है वो 2 mm से लेके 2.2 mm तक होना चाहिए। तो ये अपना स्टैटिकल क्वालिटी सेट कर दिया। अब इससे नीचे जाएगा या इससे ऊपर जाएगा तो हमारे लिए क्या आएगा, हमें बताता जाएगा कि भाई कितना गैप आया। तो स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल में अपने को पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो बता देगा कि भाई एक पेन तो 3 mm की बन गई थी और एक पेन है जो 1 mm बन गई थी। तो हमने कहा कि यार पूरा 2 mm का फ़र्क आ गया, और जबकि इतना आना नहीं चाहिए। हमने कहा
माना कितना था, सिर्फ 0.2 mm का फ़र्क आना चाहिए, जबकि 2 mm का। क्लियर है। ओपन एंडेड में काम करना है। क्यों काम करना है? क्योंकि अपने को लार्जेस्ट चाहिए, उसमें तो क्या होगा, सबसे लास्ट में क्या होगा, 100 एंड अबो। अब सबसे बड़ी वैल्यू क्या है वो पता नहीं, या फिर लेस देन 10। अब 10 से कम वैल्यू छोटी वाली कितनी वो पता नहीं। तो ओपन एंडेड के अंदर ये काम का नहीं है। सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से अफेक्टेड होता है। अगर आप सैंपल ज़्यादा लोगे तो वैल्यू ज़्यादा आएगी, तो हो सकता है एक्सट्रीम वैल्यू ज़्यादा जाए। अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, या फिर इसको कह दो कि ये तो एक्सट्रीम वैल्यू पे ही खेलता है। समझ पा रहे बात। इस रेंज को थोड़ा करेक्ट करने के लिए क्या लेके आए, क्वांटाइल डेविएशन। इस रेंज को थोड़ा सा करेक्ट करने के लिए। अब अपन इसको बाकी को कल ही देखते ना, या फिर सेम ही है। देखो 2 मिनट लगेंगे, करवा ही देते ना। देखो फिर इन्होंने क्या कहा भाई, 5 और कितना था, 5, 10, 15, सीधे लाइन में लिखते 20, 25, 3, 4 और 5, 6 और 7। ठीक है, ये इस तरीके की वैल्यू है। तो सीधा रेंज तो कैसे कैलकुलेट कर रहे थे हम, रेंज कैसे करते कि 35 - 5 कितना, 30। तो इसको रेंज को गालियाँ क्यों निकाल रहे थे कि ये नालायक तो एक्सट्रीम वैल्यू कंसीडर करता है, एक्सट्रीम वैल्यू कंसीडर करता है, पागल है, बेवकूफ़ है, एक्सट्रीम वैल्यू कंसीडर करता है। तो इस रेंज ने कहा रुको मेरे छोटे भाई का इस्तेमाल करो। हमने कहा वो कैसे, तो उन्होंने कहा सेम वैसा वैसा ही है। हम उसकी जगह क्या करेंगे, क्वांटाइल जो है उसका यूज करेंगे। हमने कहा कैसे, n+1 डिवाइडेड बाय 4 भाई Q1 और Q3। Q1 कैसे कैलकुलेट करोगे, n+1 डिवाइडेड बाय 4। कितनी आइटम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 + 1 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी 4, मतलब कि 8 डिवाइडेड बाय 4 मतलब सेकेंड आइटम। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3n+1 डिवाइडेड बाय 4। 8 × 3 24 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया ये, 6th आइटम। यार ये पेंसिल फिर से डिस्चार्ज हो गई है। कितना हो गया, 6th आइटम हो गया। अब समझिएगा सेकंड आइटम कौन सा है भाई, देखते रहिएगा। अभी पेन जो है वो डिस्चार्ज हो चुका है। सेकंड आइटम कौन सा है, 10, और 6th आइटम कौन सा है, 3, 4, 5, 6, 30। तो ये क्या कहता है कि डिफरेंस किसका, देखो 30 - 10 का। समझ पा रहे हो, 30 - 10 का। सर ये इससे क्या फ़ायदा होगा, देखो रेंज को गालियां दे रहे थे कि वो क्या करता है, एक्सट्रीम वैल्यू को कंसिडर करता है। तो इसने कहा कि आप उसकी जगह क्वांटाइल डेविएशन जो इस्तेमाल करो Q3 और Q1 को। हमने कहा उससे क्या फ़ायदा होगा, उन्होंने कहा देखो Q1 आएगा, मतलब इससे पहले जो है वो 25% है। समझिएगा जो क्वांटाइल है वो 4 पार्ट में बांटता है, मतलब Q1 तक 25%, Q1 से Q2 तक 25%, Q2 से Q3 तक 25% और Q3 के बाद में 25%। तो Q1 से पहले कितने, 25%। तो उन्होंने कहा कि जो एक्सट्रीम वैल्यू सबसे नीचे की 25% वैल्यू, उसको अपन क्या करेंगे, हटा देते हैं। Q3 के आगे कितनी वैल्यू, 25%। तो इन्होंने कहा Q3 के आगे की जो 25% वैल्यू उसको हटा देते हैं, और बाकी की जो वैल्यू कंसिडर करते हैं तो ये मिड वैल्यू आएगी। तो एक्सट्रीम वैल्यू नीचे की 25% चली गई, ऊपर की एक्सट्रीम वैल्यू 25% चली गई, तो एक्सट्रीम वैल्यू को कंसिडर नहीं कर रहे। तो इन्होंने सेम रेंज के जैसा कहा, लेकिन इन्होंने Q3 - Q1 का। इसके अंदर एक ये चीज़ याद रखिएगा हमेशा क्या याद रखिएगा सर, तो ये याद रखिएगा क्वांटाइल डेविएशन या सेमी इंटर रेंज जो है वो कहे या क्वांटाइल डेविएशन के, तो एक तो देखिए इंटर क्वांटाइल रेंज तो Q3 - Q1 करना, और क्वांटाइल डेविएशन कहे या सेमी इंटर क्वांटाइल रेंज जो वो कहे तो वो क्या होगा, Q3 - Q1/2। इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन भी है जो अपन कल देखेंगे। यहाँ से आगे का अपन कल ही देखते हैं ना, इस पे 1-2 क्वेश्चन आए हुए हैं काफ़ी अलग टाइप के, और ये रिलेशन आ गया वापस, तो इसको अपन कल अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्लियर, बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, मज़े करते रहें। जीवन मैनेजमेंट का नाम है, सब चीज़ें अच्छे से मैनेज करें। बहुत बहुत धन्यवाद।